आज का टॉपिक है क्रिया। हिंदी ग्रामर की सीरीज के अंतर्गत आज का आपका विषय क्रिया लेकर मैं उपस्थित हूँ और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। आप कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी हैं अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में संपूर्ण क्रिया के बारे में बताया जाए, उसके भेद, उदाहरण, परिभाषा और पूरा विवरण इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में अंत तक। तो आइए प्रारंभ करें। पहला है परिभाषा, भेद और उदाहरण। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने या स्थिति के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आप सरल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि क्रिया कुछ करने को कहते हैं, किसी कार्य को करने को, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, जाना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने या स्थिति के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, राम दौड़ता है, सीता गाना गाती है, बच्चा सो रहा है। इन वाक्यों में दौड़ता है, गाती है, सो रहा, ये सभी क्रियाएं हैं। अब क्रिया के मुख्य भेद, ये तो रही आपकी परिभाषा और अर्थ। अब आपका है क्रिया के मुख्य भेद। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है, सा जो है इसमें उपसर्ग लगा है, सा का अर्थ होता है सकारात्मक, सहित, और यही इसका अपोजिट जो होगा वह होता है अकर्मक, यानी आ माने नहीं, जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें कर्म है। अब आगे देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पुस्तक कर्म है। रीना खाना खाती है, यहाँ पर खाना कर्म है। तो जब सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट हो, तो कर्ता के साथ कर्म हो, तो वहाँ पर क्रिया कैसी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर राम और पुस्तक दोनों का प्रयोग हुआ है और पढ़ता क्रिया है। इसमें राम जो है वो करता है, पुस्तक इसका, राम करता है और पुस्तक इसका कर्म है और पढ़ता इसकी क्रिया है। तो यहाँ पुस्तक कर्म है, रीना खाना खाती, खाना कर्म है। अगर कर्म हटा दे तो वाक्य अधूरा लगेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक यानी जिसमें रहित, कर्म से रहित। कर्म का अर्थ यहाँ पर कर्ता, क्रिया और कर्म। तो कर्ता आपका काम को करने वाला हो गया और कर्म इसके द्वारा किया जा रहा, और क्रिया जो क्रिया की जा रही, जो कार्य किया जा रहा। अब जैसे क्रिया के साथ कर्म की जब आवश्यकता नहीं होती, यानी उसमें कर्म नहीं लगा है फिर भी वाक्य पूरा है, उसमें अधूरापन नहीं लग रहा, तो वह क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा रोता है, पक्षी उड़ता है, यहाँ कोई कर्म नहीं है फिर भी वाक्य अधूरा नहीं लग रहा है, वाक्य पूरा लग रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म से रहित क्रिया, और सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म से के सहित क्रिया। बस इतना सा ही अंतर है दोनों में। जिसमें कर्म नहीं होगा वह अकर्मक होगी, जिसमें कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया होगी। अब काल के अनुसार क्रिया, क्रिया 3 कालों में होती है। इसे आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से काल की क्रिया है? तो कुछ शब्दों के द्वारा पता लगेगा। इस पहला है, काल कितने होते हैं? 3 होते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो जो कार्य अभी हो रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता यानी वर्तमान काल की क्रिया है। पढ़ता हूँ वर्तमान के, पढ़ूँगा तो ये भविष्य की हो गई, और पढ़ चुका हूँ तो क्या हो गया कि भूतकाल में कार्य संपन्न हो चुका है। तो एक क्रिया 3 काल के हिसाब से भी क्रिया 3 प्रकार की होती है, भविष्य, भूत और वर्तमान। अब आगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, सहायक माने सहायता करना, हेल्पर,
तो जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, जैसा कि नाम से ही विदित है। जैसे हैं, हूँ, था, थे। अब इसमें खाना खा रहा, वाक्य अधूरा लग रहा। खाना खा रहा हूँ, वर्तमान की। खाना खा रहा था, भूतकाल की। खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आगे, यानी भविष्यकाल की। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे हैं, हूँ, था, थे, रहे, गया। राम खेल रहा है, वर्तमान। यहाँ खेल मुख्य क्रिया है और रहा है क्या है? सहायक क्रिया है। क्योंकि यह जैसे राम खेल तो अधूरा रहेगा। अब राम खेल रहा, खेलना क्रिया है, राम क्या है? करता है, और खेलना क्रिया है, और रहा है उसकी सहायता कर रही है, यानी उसको प्रदर्शित कर रही है, उसको प्रस्तुत कर रही है, उसकी सहायता कर रही है। उसे क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। यानी खेलना क्रिया है और रहा है उसकी सहायक क्रिया है। अब यहाँ खेल मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया है। अब दूसरा आपका आता है द्विकर्मक क्रिया, तीसरा। यानी जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं। कर्म तो आप समझ ही गए, कर्ता और कर्म। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें राम करता है, पुस्तक कर्म है, और पढ़ता क्रिया है। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं, अब देखिए आगे। शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी, तो शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी। यहाँ छात्र को और पुस्तक दो कर्म है, तो दो जहाँ पर हो वहाँ पर क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया। द्वि का अर्थ होता है दो, दो कर्ता वाली क्रिया, ऐसे समझ लीजिए सरल अर्थों में। प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें किसी को प्रेरणा दी जाए, प्रेरणा देने वाली क्रिया। जैसे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी के द्वारा करवाता है, स्वयं नहीं करता, किसी के द्वारा प्रेरणा देकर करवाता है। जैसे माँ ने बच्चे से काम कराया, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया जो वाक्य में मुख्य कार्य बताती है, जैसे वह खेल रहा है, और खेल यहाँ पर मुख्य क्रिया है। और सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं मिलकर एक विशेष अर्थ देती हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह रो पड़ा, अब रो और पड़ा, तो यहाँ पर दो क्रिया हो गई और दोनों क्रियाएं एक नया अर्थ दे रही हैं। मैं पढ़ चुका हूँ। अब देखिए, ये तो आपका क्रिया का पूरा हो गया। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे कि आपके परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे, आपको किस क्रिया का बोध कराती है। पहले आइए इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि क्रिया कार्य का बोध कराती है। क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य का बोध कराए। दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता। अकर्मक में कर्म ना होते हुए भी वाक्य अधूरा नहीं लगता, और सकर्मक में कर्म हट जाने पर वाक्य अधूरा लगता है। इतनी पहचान है। कितने काल की होती है क्रिया? 3 काल की। यानी क्रिया का होना 3 काल में पता चलता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की मदद करती है। ये मुख्य पॉइंट है, बिंदु, इन्हें आप याद कर लीजिए तो आपको क्रिया का पूरा याद हो जाएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि क्रिया जो कार्य का बोध कराए, दो भेद, सकर्मक और अकर्मक, 3 काल की क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की मदद करती है। जैसे अभी आपको पढ़ाया कि वह खाना खा रहा, तो खाना खा, खाना क्रिया है और रहा है उसकी सहायक क्रिया है। अब सकर्मक में कर्म अवश्य होगा, और प्रेरणा में करवाना, लिखवाना, इस तरह के आना वाले शब्द जो हो, करवाना, लिखवाना, इस तरह के जो शब्द आए, पढ़वाना, इस तरह के जो शब्द आएंगे वह का क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और इसके अंतर्गत आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे आना वाले। अब संयुक्त क्रिया में दो क्रिया शब्द मिलते हैं। जहाँ पर संयुक्त क्रिया, जब दो क्रिया शब्द मिले और एक नया अर्थ दे तो वहाँ पर क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। तो इस तरह से आज के अंक में इतना ही। आपका क्रिया का पूरा टॉपिक मैंने पूरा कर दिया। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती। अगले अंक में फिर से मिलते हैं नए विषय के साथ।